हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी। एंड आज इस वीडियो में हम BHDC 131 के थर्ड ब्लॉक का 11 यूनिट कवर कर रहे हैं। 11 यूनिट की इससे पहले की पूरे यूनिट की वीडियोस में अपलोड कर चुकी हैं। लास्ट का थोड़ा सा पार्ट बचा है, तो इस वीडियो में हम ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे यूनिट। इससे पहले 10 यूनिट और 11 यूनिट की कुछ वीडियोज में अपलोड कर चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वो देखिए। इस वीडियो में हमारा 2 टॉपिक रहेंगे। पहला है द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रवृत्तियां, दूसरा है द्विवेदी युग का महत्व। तो चलिए पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि द्विवेदी युग की जो साहित्यिक प्रवृत्तियां या फिर विशेषताएं कह सकते हैं, द्विवेदी युग की क्या क्या विशेषताएं रही होंगी, उन पर हम आज चर्चा करेंगे। तो इसमें बताया जा रहा है जो रचनाकार हैं, रचनाकारों की रचनाओं से पता लगाया जा सकता है। हमें समझ आता है कि उस समय के जो रचनाकार थे उन्होंने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक समस्याओं को लेकर अपनी विषयों में मतलब अपनी कविताएं थी, अपने लेख थे, उनका विषय बनाया। तो उस समय सामाजिक और राजनीतिक, आर्थिक तौर पर, धार्मिक तौर पर जो हमारे देश अंग्रेजों का गुलाम था, क्योंकि तो उस समय भारत की क्या हालत हुई हुई थी, तो उस समय उसको ही लेखकों ने और कवियों ने अपने जो कविताएं थी और लेख थे उनका आधार बनाया, उन्हीं को विषय बनाया। क्योंकि युग बदल रहा था, जो पुरानी घिसी पिटी मान्यताएं थी, पुरानी सोच थी, वो सब भी बदल रही थी। धीरे धीरे लोगों में नवीनता आ रही थी और नई मान्यताओं से लोग जुड़ते जा रहे थे। इसी वजह से नए युग की शुरुआत हुई, नए युग की नींव पड़ी। तो इस तरह से हमारे साहित्य की बहुत सारी विशेषताएं रही हैं, लेकिन द्विवेदी युग की कुछ विशेषताएं जो हम इस पर चर्चा करेंगे। तो द्विवेदी युग की पहली विशेषता है विषयों की व्यापकता। द्विवेदी युग में लगभग जितने भी साहित्यकार थे, लेखक थे, उन सभी ने हर विषय पर लिखा। उनमें ऐसी नहीं थी कि कुछ ही विषयों पर लिखना है। जैसा ये रीतिकाल में होता था, वो लोग सिर्फ औरतों से, जो महिलाएं होती थी उनके श्रृंगार से संबंधित लिखते थे, या फिर जो उच्च वर्ग होता था उससे संबंधित जो राजा महाराजा होते थे, उच्च वर्ग के ऊपर कविताएं लिखी जाती थी। लेकिन द्विवेदी युग में ये एक पॉजिटिव बात है कि वो देखने को मिला कि जो लोग थे, जो लेखक थे, उन्होंने लेखकों ने और रचनाकारों ने हर विषय को अपना आधार बनाया, और खासकर जनता जो थी, आम जनता थी, उसको अपने विषयों का आधार बना, अपना विषय बनाया और अपनी जो कविताएं थी, अपनी रचनाएं थी, उसका आधार बनाया। तो उसमें बताया जाएगा कि द्विवेदी जी के व्यक्तित्व के कारण एक नए युग की शुरुआत हुई। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व इस तरह का था कि उन्होंने जो रचनाएं करनी शुरू की और उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अपने युग में। द्विवेदी युग जो है वो 1920 से शुरू होता है, 1920 से, और 1936 तक रहता है द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग के कारण एक नए युग की शुरुआत हुई। द्विवेदी जी खुद साहित्यकार थे, लेकिन ज्यादातर उनकी भूमिका संपादक के रूप में रही है। संपादक के रूप में उनको ज्यादा माना जाता है, महान संपादक माना जाता है, क्योंकि वो सरस्वती पत्रिका जो थी उसके संपादक थे। तो द्विवेदी जी साहित्यकार थे, इसलिए उन्होंने गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं की, और साहित्यकार के रूप में उन्होंने हिंदी भाषा साहित्य को परिमार्जित किया। तो द्विवेदी जी का तो जो सबसे महत्वपूर्ण काम था वो ये था कि उन्होंने हिंदी सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में हिंदी भाषा को निखारने का और उसको बढ़ावा देने का काम किया इन्होंने। तो सबसे महत्वपूर्ण काम यही है, हिंदी भाषा साहित्य को परिमार्जित किया। जब द्विवेदी युग की शुरुआत हुई तो ज्यादातर हिंदी में लिखा जाने लगा था। भारतेंदु युग में सिर्फ यही होता था कि जो हिंदी में सिर्फ कुछ जो नाटक होते थे, जो लेख होते थे, कविताएं होती थी, इन सबको अनुवाद किया जाता था। लेकिन द्विवेदी युग में एक नया दौर शुरू हुआ, और उसमें ये हुआ कि जितने भी लेखक थे, कवि थे, उन्होंने अपनी कविताएं, लेख और जितनी भी विधाएं होती हैं, उन सबको उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू कर दिया। तो द्विवेदी युग में एक महान काम ये हुआ था। और वो जो द्विवेदी जी थे उन्होंने खुद तो साहित्य लिखा ही, और जो उनके जो समय के तत्कालीन साहित्यकार थे उनको भी साहित्य लिखने के लिए प्रेरित किया। तो यहाँ से यहाँ तक आपका ये हो जाएगा। आप नोट्स के तौर पर भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है कहाँ से कहाँ तक आपके नोट्स हो जाएंगे। विषयों की व्यापकता आपका पहला पॉइंट आ जाएगा, और आपको अगर ये क्वेश्चन लिखने के लिए आए तो विषय की व्यापकता आपका पहला पॉइंट, और फिर उसके बाद ये नोट्स के तौर पर आ जाएगा ये। फिर उसके बाद है द्विवेदी जी संसार में व्याप्त सभी चराचर विषयों को साहित्य की विषय वस्तु मानते हैं। मतलब साहित्य में जितनी भी चीजें हैं उन सब पे हमें साहित्य लिखना चाहिए, वो साहित्य का ही विषय है। और इसलिए द्विवेदी युग में साहित्य की जो विषय वस्तु थी उसको विस्तार होता चला गया। मतलब हर विषय पर इसमें साहित्य लिखा जाने लगा द्विवेदी युग में। जीवन के विभिन्न पहलुओं पर साहित्य लिखा जाने लगा। इतिहास से, खास तौर पर जो इतिहास की हमारी अच्छी बातें थी, इतिहास से प्रेरणा ली गई, उसको आधुनिकता से जोड़ा गया। आधुनिकता से जोड़कर जो हमारी आधुनिक तौर पर वर्तमान में जो भारत के लोगों की हालत थी, उस पर लोगों ने, जो लेखक थे, उन्होंने दुख जताया है। वो उनकी दयनीय दशा के बारे में उन्होंने बात की है। तो इतिहास की अच्छी बातों से और इतिहास में जो भारत की दशा थी उसको, और वर्तमान में जो भारत की दशा थी उस पर इस तरह से लोगों ने कंपैरिजन करके, जो लेखक थे उन्होंने कंपैरिजन करके दिखाया, और लोगों को जगाने का, लोगों में चेतना जगाने का, राष्ट्रीय चेतना जगाने का काम किया।
और तत्कालीन समस्याओं को भी विषय वस्तु बनाया। जो उस समय की तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जो भी समस्याएं थी उनको अपने विषय वस्तु का आधार बनाया और अपनी विषय वस्तु बनाया। पहले काव्य रचना, गद्य रचना के लिए विशिष्ट वर्ग का चुनाव होता था। जो भी मैंने पहले बताया, जो रीतिकाल था, रीतिकाल में एक विशिष्ट वर्ग को लेकर उसी पर ही गद्य रचना और काव्य रचना की जाती थी। विशिष्ट वर्ग से मतलब जैसे कि राजा महाराजा होते थे तो उनकी ही प्रशंसा में कविताएं और गद्य लिखे जाते थे। लेकिन जब जो द्विवेदी युग था और भारतेंदु यानी कि आधुनिक युग आया तो इसमें जनसाधारण को आधार बनाया गया, जनसाधारण को विषय बनाया गया, जनसाधारण और सबसाधारण संबंधित रचनाएं होने लगी। फिर द्विवेदी युग में सबसे महत्वपूर्ण काम ये हुआ कि नारी पात्रों को भी साहित्य में जगह दी जाने लगी। नारियों पर भी कई सारी कविताएं और गद्य की लेखों की रचनाएं होने लगी। तो जिसमें महत्वपूर्ण नारी पात्र हैं यशोधरा, उर्मिला, विष्णुप्रिया, मांडवी, हिडिंबा आदि को एक नए रूप में प्रस्तुत किया गया। ये ऐसे नारी पात्र हैं जिन्होंने पुरुषों को सहायता की। पुरुष एक शक्ति के रूप में उभरकर सामने आया और उनके पीछे जितने भी पुरुष थे उनके पीछे ये नारी पात्र रहे हैं, जितने भी मैंने अभी नाम लिए। और जबकि इन नारी पात्रों को इनकी उपेक्षा की गई। ये उपेक्षित नारी पात्र यानी कि जो हमारा साहित्य, पुराना साहित्य है, उसमें नारी पात्रों को जगह नहीं दी गई है। जबकि जो हमारा आधुनिक युग शुरू होता है तो उस समय नारी पात्रों को अपने साहित्य में जगह दी गई। साहित्य में अलौकिकता की जगह लौकिकता को स्थान दिया गया। तो पहले लोग अलौकिकता पर विश्वास करते थे, जो हमने शुरू में हिंदी साहित्य के जो शुरू के ब्लॉक थे और यूनिट थे उनमें पढ़ाया कि अलौकिकता पर ध्यान दिया जाता था। लेकिन अब जब आधुनिक युग शुरू हो गया तो अलौकिकता को स्थान दिया गया। लौकिकता में मानवीयता, आदर्शवाद और यथार्थवाद को ही आश्रय मिला। मतलब कि लोग जांच पड़ताल करके ही किसी चीज को सुनने लगे, किसी चीज के ऊपर विश्वास करने लगे। नहीं तो जो पहले की पुरानी चली आ रही मान्यताएं होती थी उसको लोग ऐसे ही नहीं स्वीकार रहे थे, उस पर विचार विमर्श करते थे, उस पर तर्क वितर्क करते थे और उसके बाद उसको अपनाते थे। तो ये होने लगा। अब इसकी दूसरी विशेषता है राष्ट्रीय काव्य धारा। तो राष्ट्रीय काव्य धारा मतलब जब राष्ट्रीय काव्य धारा क्यों आई, तो जब अंग्रेजों थे हिंदुस्तान पर, उस समय अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज भारतीयों पर शोषण करते थे। उन्होंने शोषण की नीति अपना रखी थी। कुटीर उद्योग जो थे, जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे, उनको नष्ट कर दिया था। देश का सारा धन लेकर वो अपने देश चले गए थे। धन लूट लिया था उन्होंने। मशीनी युग शुरू हो गया था और मशीनों को यहाँ पर उन्होंने लगा दिया था। और बहुत मशीनों से जब सामान बनता था तो वो बहुत महंगा बिकता था, बहुत सस्ता बिकने लगा था। जो बहुत सारी यहाँ की बहुत बड़ी जनता थी वो बेरोजगार हो गई थी। तो इस वजह से यहाँ के जो लोग थे उनको बहुत ज्यादा अंग्रेजों के प्रति आक्रामक हो गए थे। वो शासक वर्ग का हर कदम यहाँ की जनता को कुचलने के लिए ही उठता था। तो आपको पता है अंग्रेज किस तरह से यहाँ पर शोषण करते थे। भारतीय नेताओं से लेकर साहित्यकारों तक और मजदूरों से लेकर किसानों तक सभी ने अपने जालिम शासन को उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस ली। मतलब जितने भी साहित्यकार थे, मजदूर थे, किसान थे, पहले तो सिर्फ नेता होते थे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे वो सिर्फ इस अंग्रेजी शासन का विरोध कर रहे थे। लेकिन आधुनिक युग में साहित्यकार, नेता, मजदूर, किसान सभी लोगों ने अंग्रेजी शासन का विरोध करना शुरू कर दिया। साहित्यकारों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साहित्यकारों ने राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए लेखन का काम किया। मतलब कि वो लेख लिखने लगे, कविताएं लिखने लगे और जनता में इस तरह से राष्ट्रीय चेतना जगाने लगे। तत्कालीन अंग्रेजी सरकार किसी भी ऐसे कार्य को बंद करवा देती थी जिससे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो। तो अपने विरुद्ध जो अंग्रेजी सरकार थी वो कुछ भी नहीं सुन सकती थी और कोई भी ऐसा काम जिससे राष्ट्रीयता का विकास हो और लोगों में राष्ट्रीय भावना भरे तो वो उसको बंद करवा देती थी। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी पीछे नहीं हटे और वो अंग्रेजों के दबाव में नहीं आए। उन्होंने अपने साथ के लेखकों को जो उनके मन में डर था उनको हटाया, खत्म किया उस डर को और खुद से राष्ट्रीय भावना से प्रेरित किया और प्रेरित करके लोगों से लेखन का काम करवाते रहे। जिसमें वो मैथिली शरण गुप्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। मैथिली शरण गुप्त की जो कविता है भारत भारती, उस समय की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रचना और अब भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इसने सबसे ज्यादा लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास किया, राष्ट्रीय चेतना का प्रसार किया और विकास भी किया। राष्ट्रीय जागरण का मूल आधार जो है वो भारत भारती ही बनी। अब इसके बाद ये टॉपिक फिनिश हो जाते हैं। 2 टॉपिक्स इसके फिनिश हो चुके हैं। अब इसके बाद 3rd टॉपिक है इसका मानवतावादी दृष्टिकोण। तो मानवतावादी दृष्टिकोण मतलब जो लोगों को पुराने टाइम के लोग होते थे जो पुरानी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते थे। लेकिन अब जब आधुनिक काल शुरू हुआ तो लोगों ने खंडन मंडन, तर्क वितर्क करना शुरू कर दिया। तर्क वितर्क करने के बाद और हर चीज पे जांच करने के बाद ही वो अपनी उसको मानते थे और
उसी के आधार पर अपनी चेतना का विकास करते थे। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ आधुनिक काल में। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई पश्चिमी विज्ञान ने, आर्य समाज, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का अपना नाम नहीं दे रखा है, ब्रह्म समाज। ये ऐसी संस्थाएं थी, कुछ ऐसी संस्थाएं बनाई गई जिससे लोगों में मानवतावादी दृष्टिकोण को प्रसारित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर को कई सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने मानवतावादी दृष्टिकोण फैलाया, नई वैचारिक क्रांति फैलाई लोगों में। तो उनमें रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बहुत सारे लोग थे जिनके नाम हम ले सकते हैं। तो अभी यहाँ पर इतने ही दे रखे हैं, तो इनके बारे में बात करेंगे। अब लोग जो थे वो राम और कृष्ण को देवताओं के रूप में नहीं मानते थे, बल्कि वो उनको मानवीय रूप में, यानी कि एक मानव के रूप में, मनुष्य के रूप में मानने लगे। और अपनी रचनाओं में भी लेखकों ने राम और कृष्ण को देवता के रूप में नहीं माना, मतलब देवता के रूप में नहीं दिखाया, एक मानव के रूप में दिखाया है। जैसे कि साकेत और प्रिय प्रवास में राम और क्रमशः को मानवीय रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। साकेत और प्रिय प्रवास, इनमें राम और कृष्ण के बारे में, साकेत में राम के बारे में दे रखा है, प्रिय प्रवास में कृष्ण के बारे में दे रखा है। तो इनको इनको मनुष्य के रूप में ही दिखाया, ना कि किसी देवी या देवता के रूप में। तो ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश हो गया है पूरा। इसका नेक्स्ट टॉपिक है द्विवेदी युग का महत्व। तो द्विवेदी युग का महत्व, ये जो टॉपिक है इसमें भी जो द्विवेदी युग का महत्व, यानी कि इसमें द्विवेदी युगीन विशेषताएं ही आएंगी। द्विवेदी युग की क्या क्या विशेषताएं, तो जो अभी मैंने ऊपर समझाया आप लोगों को द्विवेदी युग की विशेषताओं के बारे में, वही सब इसमें दे रखा है। मैं एक बार रीड करके बता देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा जो भी मैंने ऊपर बताया। द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा को अनुवाद के द्वारा उत्पन्न अराजकता के वातावरण से बाहर निकाला। मतलब जो अभी मैंने पहले बताया, जो भारतेंदु युग था वहां पर हिंदी भाषा में सिर्फ अनुवाद ही होते थे, अलग अलग विधाओं के, जैसे कि कविताओं के, नाटकों के, उपन्यासों के केवल अनुवाद होते थे। लेकिन जब द्विवेदी युग शुरू हुआ तो द्विवेदी युग में अनुवाद नहीं बल्कि नई नई रचनाएं भी होने लगी हिंदी भाषा में। जिस समय सरस्वती में छपने के लिए कोई सामग्री पहुंचती, द्विवेदी युग से ध्यान से देखते और एक एक शब्द के प्रयोग से संबंधित चेतावनी लिखकर लेखकों को भेजते। मतलब उसको ध्यान से देखकर उसमें करेक्शन करते और फिर लेखकों को भेजते, और फिर वो उस तरह से द्विवेदी युग से ही जो उनके समय के लेखक थे उनको हिंदी भाषा का ज्ञान हुआ और उनको समझ में आया। इस प्रकार भाषा को परिमार्जित करने का सफल प्रयास किया। तो भाषा को परिमार्जित किया, भाषा का विस्तार किया और भाषा को बढ़ावा दिया। किसने? द्विवेदी जी ने द्विवेदी युग में। खड़ी बोली को समसामयिक संवेदना का वाहक बनाकर उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई प्रगति प्रदान की। तो हिंदी साहित्य का विकास कहाँ से हुआ? द्विवेदी युग से हिंदी साहित्य का विकास हुआ। साहित्य को विषयों की परिसीमा से बाहर निकाला, मतलब कुछ खास विषयों पर ही पहले रीतिकाल में जो रचनाएं होती थी, वो जो भी मैंने बताया, रीतिकाल में कुछ खास विषयों पर रचनाएं होती थी, लेकिन अब हर विषय पर रचनाएं होने लगी। पौराणिक आख्यानों को समसामयिक संदर्भ में रखकर साहित्य की रचना हुई। साहित्य में मानवतावादी दृष्टिकोण का प्रचार हुआ, जो अभी मैं ऊपर बता चुकी हूँ, सिर्फ रीड कर रही हूँ यहाँ पर। आप साहित्य में समाज के केवल प्रतिष्ठित और सुख सुविधा भोगी वर्ग का ही नहीं बल्कि सर्वहारा वर्ग को भी स्थान दिया गया। चाहे मजदूर हो या किसान, नारी हो या दलित, सभी की समस्याओं को साहित्य में स्थान दिया गया। उस समय के साहित्य की सबसे बड़ी मांग थी राष्ट्रीयता। तो राष्ट्रीयता की चेतना भरी गई, लोगों में राष्ट्रीयता की चेतना का विकास प्रसार किया गया। देश को विदेशी शासन से मुक्त कराना सबसे बड़ी आवश्यकता थी और इसीलिए ही लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास किया गया, प्रसार किया गया। रचनाओं के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय भावना को फैलाकर साहित्यकारों ने स्वाधीनता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय रचनाकारों की रचनाएं लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। लोग रचनाओं से प्रेरणा लेकर और जो स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था उसमें भाग लेने लगे। तो इस तरह से ये जो रचनाएं थी वो प्रेरणा स्रोत बन गई लोगों के लिए। अनुदित रचनाओं द्वारा हिंदी साहित्य को विस्तार दिया गया। इस प्रकार द्विवेदी युग में हिंदी साहित्य को एक नया आयाम मिला। इस युग में दो महत्वपूर्ण कार्य हुए। एक था साहित्य में विविध विषयों का समावेश, दूसरा था परिमार्जित भाषा का विकास। तो दो महत्वपूर्ण काम कौन कौन से हुए साहित्य में? एक तो बहुत सारे विविध विषयों पर चर्चा होने लगी और विविध विषयों पर रचनाएं होने लगी, और दूसरा हिंदी भाषा का विकास हुआ, हिंदी भाषा को एक परिमार्जित रूप दिया गया। तो यहाँ पर ये टॉपिक फिनिश हो जाता है, यहाँ पे सारांश आ गया, आप देख लीजिए, और यहाँ से शब्दावली शुरू हो जाएगी, यहाँ पर खत्म हो गया टॉपिक। तो गाइज ये टॉपिक खत्म होगा और ये ब्लॉक भी खत्म हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट ब्लॉक करेंगे, 4th ब्लॉक इस यूनिट का, सॉरी इस बुक का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।